वेलकम बैक टू माय चैनल द सुमित सर। तो बच्चों आप सब कैसे हो? हाँ, तो मैंने लास्ट टाइम वीडियो डाला था क्लास 8 का चैप्टर 4 का फर्स्ट पार्ट था एग्रीकल्चर। तो आज दूसरा पार्ट ला रहा हूँ, ये आखिरी होने वाला है। इसी में कोशिश करूंगा पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूं मैं। तो इसमें आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं फार्मिंग के बारे में कि व्हाट इज फार्मिंग। फार्मिंग खेती होती क्या और कितने कितने तरीके से होते हैं। फार्मिंग का यहाँ मतलब सिर्फ नॉट ओनली टू रिलेटेड टू द कल्टीवेशन, और ये उन चीज़ों से भी जुड़ी है जो किसी भी तरह से एक किसान से जुड़ा होता है। तो सबसे पहले अभी मैं आपको जो बताऊंगा वो बताऊंगा किसके बारे में, कितने कितने तरह का फार्मिंग है, एक स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ, एक टेबल बताने वाला हूँ बस। उसके बाद उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि बात करें फार्मिंग की, तो फार्मिंग जो है दो तरह के हैं। इसको ब्रॉडली 2 डिवीजन बताया गया है। एक है सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है कमर्शियल। और ये जो वर्ड है इसी से पता चल जाता है कि कमर्शियल फार्मिंग मतलब जहाँ कमर्शियल पर्पज से, मतलब बिजनेस के पर्पज से, मतलब बेचने के पर्पज से जहाँ फार्मिंग हो रही है। और सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब कहीं ना कहीं इस चीज का है सेल्फ कंज्यूमशन, मतलब कि भाई मैं अपने परिवार को खिला सकूं और ज्यादा हल्के से कुछ बेच सकूं, उससे ज्यादा ना। तो दैट इज सब्सटेंस फार्मिंग। तो सब्सटेंस फार्मिंग में उतना ज्यादा आउटपुट या फिर इनपुट या प्रोडक्ट उतना नहीं रहता जितना कि कमर्शियल फार्मिंग में रहता है, जिस कारण सब्सटेंस फार्मिंग जो है ज्यादातर लोगों के पास है, लेकिन वो किसी भी तरह से जो है बेनिफिशियल नहीं रहते। कमर्शियल फार्मिंग सिर्फ एक ही पर्पज है, दैट इज बिजनेस। तो सब्सटेंस फार्मिंग के जो है दो फर्दर डिवीजन है, दो, दैट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा प्राइमेटिव तो इंटेंसिव से मतलब यहाँ पे ये है कि ज्यादातर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में सिटी एरिया या टाउन वाले एरिया में देखने को मिलती है। और ये देखते हैं ज्यादातर जंगल्स हो गए या फिर काफी आदिवासी सब जो लोग होते हैं वो सब चीजें इनमें काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होते हैं। इन सब के अलावा मैं आपको बताऊं तो क्या रहने वाला है कि सब्सटेंस फार्मिंग में भी काफी सारी चीजों को ऐड किया है, जैसे कि इसमें दैट इज झूम कल्टीवेशन और दूसरा नोमैडिक हर्डिंग और झूम कल्टीवेशन। और कमर्शियल फार्मिंग में कोई टाइप नहीं बता रहा कि कमर्शियल फार्मिंग कितने टाइप्स है, बस समझ लो कि जितने भी डिफरेंट तरह का प्रैक्टिस की जाती है कमर्शियल पर्पस के, उन सभी को कमर्शियल फार्मिंग में ही इंक्लूड किया गया है। तो वो कौन कौन से? वो है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, एक है मिक्स फार्मिंग और जो लास्ट है दैट इज प्लांटेशन। तो ये है जो डिफरेंट डिवीजन है। तो ये माइंड मैप दिमाग में बिठा के रखना, नहीं तो बहुत बार कंफ्यूज हो जाओगे। और ये क्लास 10 में भी सेम चीज पढ़ने को मिलेगा आपको, 9 भी पढ़ना है, 10 भी पढ़ना है। अच्छा है कि अभी ढंग से पढ़ लो तो आगे जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा पढ़ेगी, बस रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या है, पहले फार्मिंग है, दैट व्हाट इज फार्मिंग, टू कल्टीवेट। सो अब फार्मिंग कितने पार्ट करते हैं? दो, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग।
तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें कि सिंपल टूल का यूज होता है। मीन्स किसी भी तरह से मीन्स क्या करता है नॉर्मली, इनका पर्पज क्या होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग में? सब्सिस्टेंस फार्मिंग का पर्पज क्या रहता है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग का पर्पज होता है इसका नीड फॉर फैमिली। भाई जो फैमिली के लिए जरूरत है उस चीज को ही पूरा कर पाते हैं, बस उससे ज्यादा ये आगे की सोचते नहीं है। हाँ, अगर आसपास के एरिया में कोई बाजार लगता है तो वो भी जाके बेच देते हैं। उसके अलावा दूसरा क्या है, इसमें लो लेवल का जो है टेक्नोलॉजी का यूज होता है, लो लेवल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इस कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते बेसिस। आज भी भारत में ऐसा होता है जैसे कि हल का यूज करते हैं, ट्रैक्टर का यूज कह सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मल हो रहा है, लेकिन ज्यादा हाई लेवल का नहीं है। उसके अलावा इसमें लो आउटपुट होता है, लो कैपिटल की जरूरत पड़ती है, मतलब खर्चा भी कम है, उस हिसाब से आउटपुट भी कम है, और टेक्नोलॉजी का भी ज्यादा हाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं होती है। नीड फॉर फैमिली मीन्स फैमिली खुद के कंज्यूमर तक ही रहते हैं, तो दैट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इस चीज का ध्यान रखना है कि इसका जस्ट अपोजिट जो है कमर्शियल फार्मिंग है। मीन्स जस्ट अपोजिट का क्या मतलब कहते हैं? जस्ट इसका मतलब है इसका पर्पज क्या है? फॉर बिजनेस, मतलब बेचना है इन्हें कोई मतलब नहीं भाई रिक्वायरमेंट करने पर नहीं, उन्हें पूरी तरह से पैसे कमाना है। दूसरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, पूरी तरह से मॉडर्न जो है टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इसमें जो है इन्वेस्टमेंट जो होती है मीन्स हाई कैपिटल का यूज होता है, काफी कैपिटल, और लार्ज आउटपुट होता है, काफी ज्यादा आउटपुट। अगर आउटपुट ही लार्ज नहीं होगा तो कैसे करेगा बिजनेस है? तो मीन्स जस्ट इसका पूरा अपोजिट है कमर्शियल। तो ये चीज के पॉइंट्स याद रखना। तो इस हिसाब से तुम डिफरेंस भी बता सकते हो सब्सिस्टेंस फार्मिंग कमर्शियल फार्मिंग में क्या डिफरेंस है। तो अब बात करते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग के जो दो पार्ट कर दिए गए, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो ये क्या है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को मेनली जो ये होगा कहाँ पे होगा? सिटीज में होगा, सिटीज या फिर टाउन्स में, इस चीज का ध्यान रखना है। और ये प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में बताऊंगा। पहले इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग सिटीज या टाउन, उसमें क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होती है। इसका मतलब जो लैंड है मीन्स जहां जमीन जहां खेती होगी वो ज्यादा नहीं कम है, लेकिन हमें क्या चाहिए? ज्यादा आउटपुट चाहिए। मीन्स काफी ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है इसमें, मीन्स लेबर ज्यादा चाहिए और ज्यादा लेबर काम करना पड़ता है। फर्टिलाइजर तक का यूज कर लेते हैं ये, और ज्यादा प्रोडक्ट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा आउटपुट हो, और उसी का इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाता है। लेकिन इसका इंटरनल पर्पज एक ही है कि फैमिली के नीड को पूरी करनी है। और अगर आसपास में कोई छोटा मोटा मार्केट लगता है तो वहां तक जाके बेच सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं करते। तो आउटपुट भी लो रहता है इनका, लो आउटपुट, और सिंपल टूल का यूज करते हैं, कोई मॉडर्न टूल्स यूज नहीं होता इनमें, जो आप अपने सिटी में देख सकते हो, जैसे वहाँ दिल्ली है, दिल्ली में देख सकते हो क्या है। अब प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जैसे इसका उल्टा प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का नाम से पता चलता है जो प्राइमेटिव है, प्राइमरी वर्ड्स आया, तो मीन्स अब जैसे शुरुआत जो हुई थी मीन्स जैसे हल से करते थे, सिकल हुआ करता था और खुरपी, ये काफी सारे छोटे छोटे सामान है जो यूज करते हैं काफी बैकग्राउंड लोअर बैकग्राउंड के जो फार्मर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ईस्टर्न यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, आज भी ऐसे मतलब कि काफी सारे प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। नॉर्थ ईस्ट एरिया में काफी ज्यादा होता है, तो वहां पे जो है काफी बेसिक टूल जो होता है इससे भी ज्यादा सिंपल, मतलब ट्रैक्टर का यूज ही नहीं है, समझ लो बिल्कुल भी यूज नहीं है। तो प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में तो उनमें से एक आता है झूम कल्टीवेशन। तो झूम कल्टीवेशन को जो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन क्यों कहते हैं, क्या रीजन है इसका बताता हूँ। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, जो कुछ ग्रुप होते हैं, फैमिली होता है, एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और ये टाइम टू टाइम भटकते रहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। ये क्या करता है, पहले एक पार्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को क्या करता है, साफ कर देता है, वहां के जितने भी पेड़ पौधे सबको काट दिया,
काटने के बाद उसे जला देते हैं। उनके राख को फिर वहाँ की मिट्टी को मीन्स हल से जोतने के बाद उसे उसमें मिला देते हैं, और मिलाने के बाद क्या करते हैं, उसको बस एक तरह से खाद ही बन गया हो, और उसके बाद मिलाने के बाद उस पर करता है खेती। और नॉर्मली किस चीज़ की खेती करते हैं, वैसे सबसे ज़्यादा तो 3 चीज़ है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मेज, पोटैटो, वीट। तो यही सारे मैक्सिमम जो होता है ऑयल सीड, ये सब इन्हीं सब का जो है कल्टीवेशन करते हैं। और उसके बाद करने के बाद कुछ समय तक करते हैं, देखते हैं भाई अभी यहाँ की जो है फर्टिलिटी कम हो रही है, तो फिर दूसरी जगह चले जाएंगे, वहां पर भी फिर जंगलों को साफ करेंगे, उनको जलाएंगे, उसके राख को फिर मिट्टी मिला देंगे, उसके बाद फिर उस पर खेती करेंगे, और फिर वहां पे जब तक करेंगे जब तक फर्टिलिटी कम ना हो जाए, कम होता ही फिर दूसरी जगह। अगर उनमें से जो पहले का कहीं पे कर रखा हो, अगर वहां पर वापस दोबारा मीन्स कोई घास और कोई भी चीज उग चुका है, लगता है कि हाँ फर्टिलिटी वापस गेन हो चुकी है, तब वापस वहां पे आ जाते हैं। तो उस तरह के कल्टीवेशन कहते हैं झूम कल्टीवेशन, और उसी कारण इसका नाम पड़ा है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, जो मेनली मेज, पोटैटो और व्हीट की कल्टीवेशन करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि झूम कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन जो है ये डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे झूम कल्टीवेशन ये नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है वहां पे कहते हैं। उसके अलावा अगर बात करोगे आप, जैसे कि ब्राजील है, तो ब्राजील में इसको रोका कहते हैं, रोका, ब्राजील में रोका कहते हैं। उसके अलावा मलेशिया में वहां पे इसे लदान कहते हैं। और मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं। नोमैडिक हर्डिंग, तो नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है, आप दूसरा पार्ट जो है नोमैडिक हर्डिंग। तो नोमैडिक हर्डिंग क्या है, नोमैड का मतलब होता है घुमंतु, जो एक तरफ से दूसरी तरफ घूमते रहता है। और दूसरा होता है हर्डिंग, मीन्स जो हर्ड करे, मतलब पशुपालन कर रहा है। ये उन प्रैक्टिस को कहा गया है जब एक ग्रुप ऑफ पीपल, काफी सारे उनके पास जानवर जैसे शीप, कैमल, बुफेलो या फिर याक, गोट, ये ग्रुप में रहते हैं और इनसे बने हुए, और इन जानवर जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट का जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे बेचते हैं। उसके बाद सीजन के अकॉर्डिंग दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वहाँ पे सेम करते हैं। अगर बाई चांस कोई फसल उगाते हैं या फिर क्रॉप्स, तो फोडर क्रॉप ही होते हैं, फोडर ऐसे जो जानवरों को खिलाए जाते हैं, चारा जिसे कहते हैं, वही प्रैक्टिस करते हैं। तो ये ज्यादातर ये जो लोग होते हैं नॉर्मली अभी भी इन सब की प्रैक्टिस ज्यादातर कहाँ पर हो रही है, राजस्थान में हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और ये जो पालते हैं जो एनिमल्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, शीप, कैमल, गोट, याक, ये सारे नॉर्मली होते हैं। तो ये हो गया सब्सिस्टेंस फार्मिंग का पूरा कंप्लीट। इसको मैं और एक्सप्लेन कर सकता अच्छे से, बाकी सारे टाइम टू टाइम आपको नोट्स मिल जाया करेगा। इंस्टाग्राम चैनल पे आप मैसेज कर देना, तो वहां से आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम चैनल जो मेरा है। तो नेक्स्ट जो है कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग के बारे में बता चुका हूँ कि ये इसके फीचर्स है, और इसमें 3 ऐसे प्रैक्टिस है जिसको इसके अंदर रखा गया, जैसे कि कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होता है, जैसे कि जब कोई समुद्र के अंदर जाता है तो हर जगह क्या दिखता है, सिर्फ समुद्र, पानी पानी। सेम कंसेप्ट यहाँ पे, मीन्स कुछ ऐसे ग्रेन, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं वीट का या राइस का या मेज का। जब इस खेत में जाओगे राइस का, वीट का, तो वहां पे जहां तुम्हारी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ एक ही चीज दिखेगा, वीट वीट वीट, मेज मेज मेज। तो उस तरह के जो है फार्मिंग को कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कहते हैं, जो मैक्सिमम जो है अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में होता है। तो इसमें कौन से ज्यादातर, मतलब कौन से ग्रेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीट, मेज, ये दोनों सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, सबसे ज्यादा। और अगर मिक्स फार्मिंग की बात करें तो मिक्स फार्मिंग में क्या है कि
एक सेम लैंड ऑफ पीस पे, सेम जमीन के टुकड़े पे आप एक कोई क्रॉप नहीं, एटलीस्ट कम से कम 2 क्रॉप आप वहां पे जो है ग्रो कर रहे हो एक ही टाइम पे। इस क्यों करते हैं? ताकि फर्टिलिटी बनी रहे सॉइल के अंदर, उसी मकसद किया जा रहा है। और उसी कारण जो है उसमें उस तरह के फार्मिंग को मिक्स फार्मिंग कहते हैं। जैसे इंडिया में क्या होता है कि जब भी राइस की कल्टीवेशन करते हैं, राइस की कल्टीवेशन कब करते हैं? जब मानसून इंडिया में आता है, तो उस समय जो है मछली और राइस की कल्टीवेशन दोनों एक साथ करते हैं। मीन्स जहां पे राइस के लिए उन्होंने पौधे को लगाया है, क्रॉप्स को, उसी खेत में जो है पानी की लेवल कम से कम 1 से 1.5 फीट तक रहती है। उसके अंदर मछली डाल देते हैं और मछली को ग्रो करते हैं। तो ये सिस्टम होता है। काफी बार क्या होता है कि वीट के साथ जो है मस्टर्ड ऑयल या फिर वीट के साथ ग्राम को भी यूज करते हैं। तो मिक्स फार्मिंग यही है कि वीट के साथ ग्राम या फिर राइस के साथ फिश। तो ये मिक्स फार्मिंग का एग्जांपल है। ऐसे प्लांटेशन है। प्लांटेशन क्या होता है? मींस ए सिंगल, इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं, ए सिंगल क्रॉप ग्रोन ऑन ए वेरी लार्ज एरिया। एक सिंगल क्रॉप जब काफी बड़े एरिया पे उगाया जाता है तो उसे कहते हैं प्लांटेशन। लेकिन इसके जितना नहीं होगा इसमें, तो दैट इज प्लांटेशन। तो प्लांटेशन में जैसे कि कॉटन, टी, कॉफी, रबर, शुगर कैन और भी काफी सारे जो प्लांटेशन में आते हैं। सो ये थे फार्मिंग रिगार्डिंग जितनी भी सारी चीजें। तो अब नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं, दैट इज मेजर क्रॉप्स। मीन्स इंडिया में कौन कौन से मेजर क्रॉप्स हैं, और ज्यादा नहीं दे रखा आपके बुक में, तो कुछ ही है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसको हम बिल्कुल नए तरीके से पढ़ने वाले हैं, एक टेबल बनाकर पढ़ेंगे ताकि कम टाइम में ज्यादा कुछ सीखने को मिल जाए और ज्यादा जल्दी याद कर सके। तो इसके लिए मुझे पहले करना पड़ेगा टेबल को तैयार। तो लेट्स डू इट। हाँ, तो ये बन चुका है टेबल। इस टेबल को बनाने लगा है मुझे काफी टाइम, क्योंकि अगर मैं लिखते हुए बनाता तो शायद सिर्फ इसको बनाने में मेरे को 15 से ज्यादा मिनट लग जाते। इसलिए पहले से बना लिया और आप अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो ये सब चीज आ चुका है, इसमें काफी सारी चीज। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाई जा रहा है जो कैरेक्टरिस्टिक्स को फीचर करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे कि कंडीशन, रैंकिंग, रिमार्क्स, सॉइल। इधर बनाया क्रॉप्स, कौन कौन से क्रॉप्स है जो आपके बुक में दे रखा है, और जो काफी दैट इज राइस, व्हीट, मिलेट, मेज, ये सारे क्रॉप्स है। ये 2 फाइबर क्रॉप्स है, कॉटन एंड जूट, और ये दोनों वीवरेज क्रॉप है, कॉफी एंड टी। अब इन सभी के बारे में जो 8 है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं राइस के पास क्या कंडीशन है? हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल। रैंकिंग किस वर्ल्ड में कौन है? नंबर 1 पे चाइना है, इंडिया सेकेंड नंबर पे। प्रोडक्शन में मीन्स कौन सा देश कितना ज्यादा प्रोडक्शन, रैंकिंग प्रोडक्शन के बारे में ये आपको सब कुछ अच्छे से दिख रहा होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको साथ में ऐसे टेबल बनाना याद कर लेना। इसका रिमार्क क्या है कि मेजर फूड क्रॉप, कि सबसे नंबर 1 पे जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और जो सबसे ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, जो यूज कर रहे हो, राइस ही है। स्टेबल डाइट है, काफी लोग खाते हैं इसे। और इसके लिए कैसे सॉइल चाहिए? क्ले, एलुवियल सॉइल, सबसे अच्छी फर्टाइल चाहिए, काफी ज्यादा फर्टाइल। ठीक है। व्हीट है, मॉडरेट टेम्परेचर ज्यादा नहीं चाहिए। इंडिया में ठंडियों में उगाया जाता है इसे। व्हीट मतलब अभी का कौन सा टाइम चल रहा है? व्हीट का। रेनफॉल भी मॉडरेट चाहिए, हाँ, लेकिन पकते समय मीन्स जब ये मार्च में जब इसे काटने के लिए जाते हैं तो उसमें ब्राइट सनलाइट चाहिए, मतलब अच्छा करता ताकि ढंग से पक जाए। इसमें भी चाइना नंबर 1 पे आ चुका है, इंडिया सेकंड पे है, और सेकंड मेजर फूड है राइस के बाद। इसको लोमी सॉइल चाहिए। तीसरा मिलेट को जो है मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर चाहिए, मीन्स लो टेम्परेचर में काम नहीं होगा ना, मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर चाहिए। लो रेनफॉल, बारिश कम भी हो तब भी चलेगा। मिलेट्स, इसमें इंडिया रैंक 1 पे है, तो तालियां बजाओ इस चीज के लिए। और इसको कोर्स ग्रेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि
मिलेट जो होता है, और हाँ मिलेट में 3 ग्रेन, ज्वार, बाजरा, रागी, इन तीनों को मिला के एक साथ मिलेट्स कहते हैं। और मिलेट जो है कोर्स ग्रेन से, मीन्स ज्वार, बाजरा, रागी कोर्स ग्रेन है, मोटे अनाज है। और मोटे अनाज की जो प्रोडक्शन जाता है इंडिया में देखा जाता है, राजस्थान, हरियाणा, इन सब एरिया में होता है, मध्य प्रदेश सब में। तो इनको मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर चाहिए, लो रेनफॉल, और सैंडी सॉइल भी उग सकते हैं यहाँ पे जहाँ फर्टिलिटी सॉइल की कम है। मेज की बात करते हैं, ये इंडियन नहीं है, मीन्स ये यूएसए से लाया गया था इंडिया में, तो ये जो है किसी भी तरह से देसी नहीं है। तो मॉडरेट टू इसमें जो है मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, लेकिन ब्राइट सनलाइट चाहिए। सनलाइट कैसे होनी चाहिए? ब्राइट, अच्छी खासी। और इसमें रैंकिंग में इंडिया जो है 7th पे है। और इसको कौन भी कहता है, बताने वाली चीज तो नहीं थी मेरे ख्याल से। फर्टाइल सॉइल मीन्स फर्टाइल चाहिए, जिस तरह से जो कंडीशन राइस के लिए चाहिए ना, मैं मतलब कि सॉइल में सेम कंडीशन में इसके लिए भी चाहिए। कॉटन की बात करते हैं, अब आते हैं फाइबर क्रॉप पे, कॉटन जूट। तो कॉटन को हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल, मतलब बारिश कम हो चलेगा लेकिन टेम्परेचर अच्छी खासी मिले, ठीक है। इस मामले में जो है चाइना भी नंबर 1 पे है और इंडिया 2nd पे आ गया है। इसे सिल्वर फाइबर कहते हैं, क्यों? क्योंकि जब चमकता है ना हाई टेम्परेचर, मीन्स जब सूरज की काफी ज्यादा ब्राइट सनलाइट होती है, चमकता है, तो ये सिल्वर की तरह दिखता है, इसीलिए। और उसके अलावा ये भी एक फीचर है। और ब्लैक एलुवियल सॉइल पे काफी ज्यादा फेमस है, इसीलिए इंडिया में सबसे ज्यादा जो है महाराष्ट्र में कॉटन की खेती होती है। जूट हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल, वैसे बारिश भी अच्छी खासा हो, टेम्परेचर भी सही रहे, तो ये इंडिया इसमें नंबर 1 पे है, बांग्लादेश 2nd पे है। इसे गोल्डन फाइबर कहते हैं, एलुवियल सॉइल चाहिए इसको। नेक्स्ट कॉफी है, ये दोनों विविरिस क्रॉप है। तो कॉफी हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल। ब्राजील रैंक 1st पे है, इंडिया 7th पे है, और लोमी सॉइल में उगाया जाता है। रिमार्क्स में कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज है कि कैफीन एक जो कॉफी के अंदर पाया जाता है, और इससे जिससे कैंसर हो सकता है, इसलिए कॉफी पियो, लेकिन इतना नहीं कि आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक हो। तो टी है, लो टेम्परेचर हाई रेनफॉल, इस पे भी चाइना नंबर 1 पे है और इंडिया 2nd पे। इसको भी सेम लोमी सॉइल चाहिए जैसे कि कॉफी को। इसमें भी रिमार्क्स नहीं लिखा, लेकिन एक फैक्ट इसके बारे में बताता हूँ। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा पीने वाली चीज क्या है? पानी। पानी के बाद अगर कोई चीज है दूसरा जिसे हम पीते हैं, दैट इज टी। तो ये मैंने काफी जल्दी बता दिया, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको फैक्ट और ये सारी चीजें याद करनी है। तो एक पेज पे ये पूरा एक टेबल बनाओ और अपने पास रखो, जब लगे कि कुछ दिक्कत हो, देखो याद करो फटाफट। तो यहाँ पे हो जाती है ये चैप्टर कंप्लीट। लास्ट जो टॉपिक है, जो कंपेरिजन है फार्मिंग में, यूएसए में कैसा है, इंडिया में कैसा है, काफी सिंपल है। जस्ट गो थ्रू इट एंड रीड, यू विल अंडरस्टैंड इजिली। लेकिन ये सारी चीज जो अभी तक मैंने बताया, सारी चीज इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, तो इसको अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ, तैयार करो, रीड करो, काफी इंपॉर्टेंट, काफी हेल्पफुल रहने वाला है। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।